हाँ जी, चलिए बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लोग आपका कंपनी लॉ का कॉन्टिन्यूएशन वाला क्लास। एंड दैट वाज रिलेटिंग टू द एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ में मैंने आप लोग को बेसिक्स बताया कि व्हाट इज कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। सेक्शन याद होगा आप लोग को 2 सबसेक्शन 20। उसका मतलब क्या था? कंपनी मींस अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, या तो करंट वाला 2013 या तो प्रीवियस वाला 1956, बट कंपनीज होगी वही जो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट होगी। ओके, फिर उसके बहुत अमेजिंग वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े थे, आपको याद होगा। याद करिए जल्दी फटाफट मेरे साथ। ट्रांसफरेबल शेयर, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील। उसके बाद बच्चों था लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी एज वेल एज शेयर कैपिटल वाला फीचर। इसके अलावा 2-4 और फीचर पढ़े थे, कैन बी सूड एंड बी सूड, क्रिएटेड बाय लॉ, डिस्ट्रॉयड बाय लॉ, यानी वाइंडिंग अप प्रोसीजर वगैरह। ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी कि आपने कि क्या कंपनी सिटीजन होता है? आपने कहा था नहीं होता, क्योंकि सिटीजन सिर्फ नेचुरल पर्सन होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या कंपनी रेसिडेंट होती है, यानी क्या कंपनी की नेशनैलिटी होती है। तो उसमें हमने बात करी थी डोमेस्टिक कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज। यहां तक हमने अपने क्लास को रोका था। ऑब्वियसली मैंने इसे 2-5 मिनट रिवाइज कर दिया, हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह करे थे। आज उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए, यानी आपकी सेकंड क्लास रिलेटिंग टू एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ बच्चों, आज पढ़ने जाएंगे हम लोग अलग अलग टाइप्स की कंपनी, यानी टाइप ऑफ कंपनी हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली सोच के देखो बच्चों, एक बात बताओ, हमने आम आदमी भाषा में सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, स्मॉल कंपनी, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी हैविंग गारंटी, ऐसे करके बहुत सारे आपने टाइप्स पढ़ेंगे। फंडामेंटली आम आदमी भाषा में या तो पब्लिक कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी, और 2-4 स्पेशल कंपनी जैसे गवर्नमेंट कंपनी आपने सुना होगा। आज हम उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, जानेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उनके प्रोविजंस पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अभी तो आपको सिर्फ इसका एक समझो आउटलुक दिया जा रहा है, आगे जाके जब पढ़ने जाओगे जिस पे पूरी कहानी बेस्ड होगी। पूरा कंपनी लॉ इन्हीं टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए बनाया गया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड एंड मूव ऑन कि किस तरीके से हम कंपनी लॉ को पढ़ेंगे, स्पेशली टाइप्स ऑफ कंपनी लॉ को, टाइप्स ऑफ कंपनी को कंपनी लॉ के बेस पे हम पढ़ेंगे, उनके उनके बारे में पूरा डिटेल्स अभी हम करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए, चलिए एक एक चीज करके करते हैं हम लोग, एक डिटेल में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी को। लेट्स गो गाइस, चलिए। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं टाइप्स ऑफ कंपनी। अब इसका जो डिवीजन है बच्चों, ये किस तरीके से किया गया। पहला बात, आप पहला डिवीजन अगर देखते हो तो हम देखते हैं मेंबर्स के आधार पे, यानी जो कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनको बेस करके देखें तो हम बोल सकते हैं कंपनियां या तो ओपीसी होंगी जिसमें एक ही मेंबर होता है, या तो प्राइवेट लिमिटेड होंगी जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, और तीसरा पब्लिक कंपनी जो आज के डेट में सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स, इसमें मिनिमम 7 लोग होते हैं, लेकिन मैक्सिमम की जब तुम बात करोगे तो कोई लिमिट यहां पे नहीं अप्लाई करता। बड़ा प्यारा पॉइंट है। मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का मतलब क्या होता है आपको याद होगा, वो शेयर होल्डर्स जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाता है, यानी रियल ओनर्स जिन्हें हम कहते हैं। इसके बाद आ जाती है लाइबिलिटी के आधार पे कंपनी का डिवीजन कर सके हम लोग। तो देखो बच्चों, एक होता है कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल। बच्चों 99% कंपनियां या 90% कंपनियां जनरली इस कैटेगरी में आती हैं। ये कंपनियां या तो प्राइवेट लिमिटेड हो सकती हैं या तो पब्लिक लिमिटेड हो सकती हैं, बट इसमें फर्क यही होगा कि इन कंपनियों की लाइबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड बाय शेयर्स होंगी। एक होती है लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी गारंटी कंपनियां प्यार से इनको कहते हैं। बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में ये कंपनियों की संख्या बहुत कम है। चैरिटेबल नेचर की कंपनी, अगर बोलूं सेक्शन 8 कंपनी एक टाइप होती है, या आपने नॉन प्रॉफिट कंपनीज का नाम सुना होगा। मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूं, पतंजलि का आपने नाम सुना होगा, कमाती बहुत है बट ऑब्जेक्टिव उसका प्रॉफिट कमाना नहीं है। क्लब हो गए, सोसाइटीज हो गई, या जितनी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एनपीओज, वो इस टाइप की कंपनियां बनाती है। इसमें क्या होता है कि जो मेंबर होता है वो अपना एक फिक्स अमाउंट गारंटी कर देता है कि कल जाके कंपनियां तो वाइंड अप होती है, लिक्विडेशन में जाती है, तो उस समय उसको उतना पैसा देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने कितना शेयर लिया है नहीं लिया है। एक अमाउंट गारंटी करके हम उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखवा देते हैं। उसके बाद क्या आती है एक अनलिमिटेड कंपनी।
जनरली बच्चों कंपनी के कॉन्सेप्ट में ये बात थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट तरीके से समझा जाता है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंपनी कि कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। लेकिन बच्चों यहाँ पे कुछ कंपनियां हैं जिनकी लायबिलिटीज हम अनलिमिटेड करते हैं, उनकी मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, यानी जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो उन्हें उतना पैसा लाके देना होगा जितना कि वो कंपनी के एसेट्स को सफिशिएंटली कवर कर पाए और कंपनी उन्हीं पैसों के आधार पे अपने डेट्स को पूरा कर पाए। यहाँ पहले ही लिखवा दिया जाता है कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। थोड़े कम होते कंपनियां, बट प्रैक्टिकली ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद कुछ स्पेशल कंपनीज का नाम आपने सुना होगा। गवर्नमेंट कंपनी, अच्छा गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, ये इसमें ओनरशिप जो होता है, यानी वो मैजिकल नंबर 51% वाला, वो गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट मतलब हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो या आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, या दोनों मिलके भी ये काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यानी जैसे मैं बात करता हूँ ओएनजीसी की बात कर लीजिए, अपना आईओसीएल की बात कर लीजिए, कोल इंडिया, घेल, बेल, सेल, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सारी कंपनियां गवर्नमेंट कंपनी कही जाती है। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट अलग होती हैं। जैसे रेलवे इज एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बट नॉट अ कंपनी, जबकि अपना मैंने आपको जो बताया ओएनजीसी या कोल इंडिया ये कंपनियां हैं, जबकि इनमें मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट के पास है। फॉरेन कंपनियां जिनका जन्म इंडिया के बाहर होता है बट इंडिया में ऑपरेट करती हैं, जैसे लॉरियल का एग्जांपल ले लीजिए, अब जॉनसन का एग्जांपल ले लीजिए, ये कंपनियों का बर्थ प्लेस कहीं और का है, लेकिन ये कंपनियां कहां ऑपरेट कर रही हैं, इनका बिजनेस या फंक्शन इंडिया में है। सेक्शन 8 कंपनी पतंजलि इज अ फैंटास्टिक एग्जांपल। बच्चों बीइंग ह्यूमन नाम सुना होगा आपने, बाबा जी की कंपनी है ये पतंजलि। यहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं होता, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चैरिटेबल नेचर का होता है। They don't have the profitability objective, okay? तो सेक्शन 8 कंपनी, इनको लाइसेंस कंपनी भी कहते हैं। गवर्नमेंट इनको गाइडलाइंस दे के रखती है। ये कभी भी अपनी दो शर्तों को नहीं तोड़ते। एक, ये कभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट्स का हिस्सा। जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसे हम शेयर धारकों को प्रॉफिट के रूप में डिवाइड कर देते हैं, तो डिविडेंड कभी नहीं बांटेगी। और दूसरी बात, ये कंपनी जो होती है ये कभी भी अपने ऑब्जेक्ट को छोड़ के दूसरा काम नहीं करती। कंट्रोल को अगर बेस करके कंपनीज को डिवाइड करने की कोशिश करें तो होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी का नाम आपको सुनने को मिलेगा। तो होल्डिंग कंपनी मतलब बच्चों पेरेंट कंपनी, यानी उसके नीचे बहुत सारी और भी कंपनियां, उसका कंट्रोल इस कंपनी के पास होता है। ये पेरेंट कंपनी या बड़ी कंपनी होती है। अगर इसके नीचे जो भी कंपनियां, उनका इसके पास अगर मोर देन हाफ शेयर या वोटिंग राइट इसके पास है, तो इस कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे। और सब्सिडी एकदम ऑपोजिट वाला, जिसका एक पेरेंट कंपनी हो या होल्डिंग कंपनी हो, उसको हम कहेंगे सब्सिडरी या सिस्टर कंसर्न। यानी बिना पेरेंट के सिस्टर नहीं हो सकता, और होल्डिंग होने का मतलब उसका बच्चा होना चाहिए, यानी उसकी सिस्टर कंसर्न होनी चाहिए। इन दोनों का आपस में रिश्ता हो सकता है। ये पब्लिक प्राइवेट कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनियां भी हो सकती हैं। एसोसिएट कंपनी एक नया चीज आया कॉन्सेप्ट मार्केट में। यहाँ पे अगर मान लो कोई भी कंपनी आप में या आप किसी और कंपनी में 20% या उससे ज्यादा का स्टेक रखते हो, एंड इफ यू होल्ड 20% और मोर ऑफ द अदर कंपनी, और अदर कंपनी होल्ड्स 20% और मोर इन योर्स, देन यू विल बी कॉल्ड एसोसिएट। एक सिंपल बात है, अगर मैं आपका दोस्त हूं, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं आपका दोस्त हूं तो आप मेरे क्या होंगे, दुश्मन होंगे? नहीं ना। अगर मैं आपका दोस्त हूं तो आप भी मेरे दोस्त होंगे। यानी अगर मैंने आप में 20% या उससे ज्यादा शेयर लेके रखा है तो मैं आपका एसोसिएट, तो आप भी मेरे क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर कंपनियां जो आपस में काम करती हैं उन्हें भी लोग एसोसिएट कंपनी के कैटेगरी में डालते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग। इसको आप डिटेल में पढ़ते बच्चों, एक एक पॉइंट करके समझेंगे। आई होप यू आर क्लियर विद दैट। चलिए वापिस हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट में देखने के लिए। आ जाइए आप लोग। तो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया किस तरीके से आपने देखा डिवीजन जो है कंपनी का वो किया जा सकता है अलग अलग कैटेगरीज के आधार पे, लेट्स से मेंबरशिप के आधार पे, लेट्स से हम बात कर सकते हैं लायबिलिटी के आधार पे, स्पेशल कंपनीज या कंट्रोल के आधार पे। तो अब वन बाय वन और आगे चलते हुए देखते हैं कि अब इन कंपनीज को और किस तरीके से हम लोग डिवीजन में लेके आ सकते हैं। तो ये टाइप्स आपको मैंने एक्सप्लेन किया, अलग अलग टाइप की कंपनी। देखो इसमें तो इन जनरल आम आदमी भाषा में पब्लिक एंड प्राइवेट का डेफिनेशन है,
लेकिन इन सबको अब एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश अपन करते हैं। चलिए फिर से, सबसे पहली कंपनी का नाम है बच्चों, दैट इज कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल। एक दो लाइन बोलता हूं, फिर हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से डिटेल में एक एक बात को। फिर से बता रहा हूं, ये लाइबिलिटी के आधार में डिवीजन है, तो पब्लिक प्राइवेट हो सकती है कंपनियां। ये कंपनियां जनरली आपको मार्केट में मिलती हैं क्योंकि ये वही कंपनियां जिनके शेयर कैपिटल होते हैं, राइट। यानी इनके मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ शेयर। आपने पढ़ा होगा एमओए, मैंने बताया था जो कंपनी की एक फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी, वो यहाँ सीधा रिलेट करता है। यानी जो मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। तो 10 रुपए का शेयर है, उन्होंने 10 रुपए दे दिया तो उनकी लाइबिलिटी अब कुछ नहीं, राइट है। तो कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट है। अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज ऑलवेज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम, और ये पैसा कंपनी कभी भी आपसे मंगवा सकती है। आइए इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं बच्चों, आ जाओ। यस, चलिए देखिए अब यहां क्या लिखा हुआ, यहां पे लिखा हुआ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का डेफिनेशन किस तरीके से है। ये वो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। मैंने आपको पहले ही बताया ये पब्लिक भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं, बट इनकी जो लाइबिलिटी होगी ना, जिसको मेंबर्स कहते हैं, वो लिमिटेड टू द वैल्यू लिमिटेड होंगी, और वो लिखा होगा मेमोरेंडम में। आपको बता दूं मैं, कंपनी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेमोरेंडम, इज कॉल्ड एमओए, एमओए एंड एओए। तो बच्चों ये दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है कंपनियों के। तो मेमोरेंडम में ये लाइबिलिटी क्लॉज होता है, वहां साफ साफ लिखा रहता है कि भाई आपकी लाइबिलिटी कैसी होगी। ओके गाइस, तो अनपेड अमाउंट जो है वही आपकी लाइबिलिटी की कैटेगरी में माना जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। यानी अगर 10 रुपए का शेयर है, आपने 6 रुपए दे दिया, तो सिर्फ 4 रुपया ही आपका अनपेड वैल्यू होगा, और वही आपको पे करना है, उससे ज्यादा आपको पे नहीं करना है। यानी मेंबर्स ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर is required to pay only the nominal amount, जो कि अभी भी उनके पास है और अभी तक वो पेड नहीं हुआ, उसके ज्यादा कुछ नहीं। फुली पेड मेंबर्स की लाइबिलिटी कुछ नहीं होगी। 10 रुपए का शेयर है और आपने 10 रुपए अगर भर दिया तो बच्चों आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, नथिंग। ठीक है, क्लियर है आप सबको, ध्यान दीजिएगा। कंपनीज हैविंग दिस शेयर कैपिटल आर कॉमन कंपनीज, जस्ट द लाइबिलिटी वाली बात यहाँ पे डिस्कस की गई है इन डिटेल। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो आप लोग, मैं नेक्स्ट बता देता हूँ आप लोग को, वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाली बात। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ये नॉर्मली थोड़ी कम देखने को मिलती हैं बाजार में ऐसी कंपनियां। नॉर्मली वो कंपनियां हैं जो चैरिटेबल पर्पज, यानी जो क्लब या एनपीओ जो होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे काम जिसमें ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं है, नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा होती है। बट यहाँ पे ना बच्चों, जो मेंबर्स होता है ना, वो एक अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी गारंटी करके रख देता है, और मेमोरेंडम हम पहले से ही जाके वो लिखवा देते हैं कि भाई कल जाके कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी ना, तो ये पैसा हम आपको देंगे। यानी एक सेकेंड, क्या देखो शेयर कैपिटल में क्या था और इसमें क्या फर्क है। इसमें ना बच्चों ये जो पैसा था ना, अनपेड अमाउंट जो 4 रुपया वाला ड्यू था, वो आप कभी भी मंगवा सकते हो, उसके लिए आपको वाइंडिंग अप का वेट नहीं करना। यानी वाइंडिंग अप में चलेगी बात तो अलग है, तो वाइंडिंग अप लेंगे ही लेंगे, बट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी भी हम मंगवा सकते हैं। यानी कंपनी जिंदा है, कंपनी की लाइफ में भी मंगवा लो और वाइंडिंग अप में भी मंगवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो लाइबिलिटी है। लेकिन जब आप बात करते हो गारंटी, तो ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आप कब मंगवा सकते हो, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तभी। और ये अमाउंट जो होगा पहले से ही फिक्स्ड किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लाइबिलिटी और गारंटी, और ये मेंबर्स को देना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये वो कंपनियां होती है जो नॉन प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट करते विदाउट रनिंग इनटू रिस्क ऑफ हैवी लाइबिलिटी। मतलब जिनको पता है कि भाई हम लाइबिलिटी ज्यादा उठाएंगे नहीं उठाएंगे हमें नहीं पता, तो फिक्स्ड अमाउंट कर लेते हैं, कल जाके कंटीजेंसी से हम बच सकते हैं। ऑलराइट, ये हो गया हमारा वो टाइप, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब जो तीसरा इसी का भाई है, इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं। आइए एक बार फटाफट डिफरेंस कर लिया जाए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनीज हैविंग गारंटी। तो पहला डिफरेंस देखो, इसमें क्या होते भाई, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम, यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आपने गारंटी करके रखा है। ठीक है, आइए तो थोड़े ये पॉपुलर टाइप्स हैं, मोर पॉपुलर, ये लेस पॉपुलर। आप खुद सोचो, ये 90% ऑफ द कम्युनिटी
इस टाइप की कंपनियां बनाती है, और समझो अब जो बचा है 10% वो इस कैटेगरी में आती है। इसके बाद आती है ये कंपनियां जो होती है ना, इनमें शेयर्स भी हो सकते हैं, और शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली कंपनी लिमिटेड में शेयर, यहाँ पे शेयर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे नॉर्मली गारंटी तो होती है, आप चाहो तो शेयर भी रख सकते हो, ठीक है। तीसरा जो है, ये कंपनियां जो होती है लिमिटेड में शेयर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉर्मली नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये अपना डिफरेंस हो गया, क्लियर है। अब इसका तीसरा भाई जो फटाफट देख लो, अनलिमिटेड कंपनीज का मैंने कुछ एग्जांपल देके रखा है, ये सारे नाम है, पॉपुलर नाम है, ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं, बट ये मिनिस्ट्री के वेबसाइट का कंपनियों के नाम है। ये जो नाम होता है ना बच्चों, उसके साथ देखो नंबर, ये सिन नंबर पहला कैटेगरी। सिन मतलब होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे बच्चों हमारे पास पैन नंबर होता है, आधार नंबर होता है, तो कंपनियों का सिन होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके आधार पर इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। ये सारी कंपनियां कौन से एग्जाम्पल है कंपनियां बच्चों? अनलिमिटेड कंपनी। मतलब ये वो कंपनियां जिसमें ना कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है उसमें कोई लिमिट नहीं होती उनकी लायबिलिटी पे, देयर इज नो लिमिट ऑन लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, यानी thus the maximum liability of the members of such company in the event of being wound up might even stretch up to the full extent of their properties। देख रहे हैं आपको, नॉर्मली ये सब बात अपने को पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटी टाइप के बिजनेस में सुनने को मिलता है, यहां नहीं सुनने को मिलता है, ठीक है। इनको ला के देना पड़ता है इस तरीके से, तभी तो अनलिमिटेड है ना। बट ये बात ध्यान रखिएगा, however the unlimited company are not liable directly to creditors। हाँ, जैसे देखो बाकी पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटर, क्रेडिटर्स डायरेक्टली कंपनी के उस बंदे के ऊपर केस कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। कंपनी देखो डायरेक्टली लायबल नहीं होती है, वो मेंबर्स पैसा लाके कंपनी को देंगे, कंपनी उस पैसे से उन एसेट्स को रिवाइव करने की कोशिश करेगी और डेट्स को पे करेगी। इज इट क्लियर? ठीक, चलिए, तो ये 3 कैटेगरी पहली होगी हमारी, जिसमें हमने बात किया किस तरीके से हमने लायबिलिटी वगैरह डिस्कस करी, किस तरीके से आपने देखा कि जो लायबिलिटी है वो लिया गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप जो होगा बच्चों वो ये होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द पॉपुलर वंस। व्हाट इज दैट? द बच्चों कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या ओपीसी। मुझे एक बात समझो, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनीज, अब जैसे हम बात करते हैं इंडिया में, मैं आपको बताऊं एक ऑफिशियल फिगर अगर मैं आपको बताऊं तो सपोजिटली एक रफली 17 से 18 लाख कंपनियां आज के रेट में होंगी। इट मे बी ए फिगर नियर बाय टू 20 लाख कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया। मैं आपको बताऊं, आप सुन के सरप्राइज हो जाओगे, 80% ऑफ द कंपनीज बिलोंग्स टू प्राइवेट कंपनी, यानी 80% कंपनियां क्या है भैया? प्राइवेट लिमिटेड है। तो प्राइवेट लिमिटेड क्यों? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड बच्चों पहली बात तो आसान है फॉर्म करना, कंप्लायंस है, जो लीगल नॉर्म्स है उनके प्रति गवर्नमेंट का वो थोड़ा रिलैक्स होता है। अब एसएमई जो सेक्टर है, स्मॉल मीडियम माइक्रो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एमएसएमई जिसको आजकल प्यार से तुम लोग बोलते हो, उसमें भी बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड है। तो प्राइवेट लिमिटेड मतलब प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने का गवर्नमेंट का एजेंडा इसलिए होता है कि प्राइवेट सेक्टर प्राइमरली फोकस करती है किस चीज पे? प्रॉफिट पे एंड सर्विस पे। अब पब्लिक सेक्टर का थोड़ा इश्यू क्या आप जानते ही हो, पब्लिक सेक्टर अननेसेसरी सोशल ऑब्लिगेशन से बर्डनड है। प्रॉफिट करने का मन किसको नहीं होता? इंडियन रेलवे को भी होता होगा, लेकिन आज एक बात सोच के देखिए, क्या सिर्फ प्रॉफिट कमाना इज द पर्पस ऑफ इंडियन रेलवे? नहीं, आज सोशल मोटिव, आज लॉकडाउन चल रहा है, आप देख लो, फिर भी ट्रेनें चलाई जा रही है, फ्री में लोगों को ट्रांसपोर्ट करके दिया जा रहा है। आई मीन टू से फ्री मतलब गवर्नमेंट तो खर्चा उठा रही है, बट क्या प्राइवेट सेक्टर के केस में ऐसा होता है? आज हमारे यहाँ पे बहुत सारी एलपीजी कंपनियां हैं, चाहे आयुष, चाहे इंडियन ऑयल हो या हमारा भारत पेट्रोलियम हो या इंडियन हो, या जितने भी एलपीजी कंपनी है जिसपे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, क्या वो प्राइवेट सेक्टर को भी मिलता है? नहीं मिलता। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के लिए नॉर्म्स आसान कर दिया जाता है, तो कंपनी को फॉर्म करना आसान, रन करना आसान, कंप्लायंस से जो लीगल बर्डन होता है वो थोड़ा रिलैक्स किया जाता है, जिससे कि प्राइवेट कंपनीज को या प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने में तकलीफ ना हो। ठीक है, तो आइए इसको अब कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते, ध्यान से पढ़ते, एक एक लाइन डिस्कस करते
चलिए चलिए देखते हैं हम लोग अब किस तरीके से हमें कंपनी लॉ में प्राइवेट कंपनीज को पढ़ना है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट वन गाइस, देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्यार से देखिएगा। सेक्शन कौन सा है जी? सेक्शन लग गया अपना 2 सबसेक्शन 68, सेक्शन भी याद कर लो। 2 सबसेक्शन क्या हो गया 68, भूलना नहीं। ठीक है, मैंने अभी तक आपको पहला सेक्शन पढ़ाया। ये बोलता है प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब देखो भैया, आज के हिसाब से कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल, अच्छा कैपिटल सबके पास होता है, गवर्नमेंट बोलती है कि कोई पर्टिकुलर कैपिटल लेके आपको नहीं आना है, आप अपने हिसाब से कैपिटल फिक्स कर लीजिए, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करने के लिए नहीं चाहिए। और इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लिखी गई हैं, यहाँ पे लिखा गया है ये अपने आर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया, 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है एमओए और दूसरा होता है एओए। तो ऐसा समझ लो कि एमओए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का बड़ा डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और ये अंदर की बात है आर्टिकल। तो आर्टिकल्स में साफ साफ लिखा होगा, क्या रिस्ट्रिक्शन लिखा होगा। पहला कि इनमें ना ये शेयर ट्रांसफर तो जरूर कर पाएंगे बट फ्रीली नहीं कर पाएंगे। इनके जो मेंबर्स है ना, मिनिमम 2 लोग होते हैं इसमें और मैक्सिमम 200 लोग होते हैं। तो 2 और 200 के बीच में इनका ट्रांसफर चलता रहेगा, ये आपस में कभी भी 2 से कम और 200 ज्यादा नहीं होगा। ये शेयर बेच सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शेयर ये बेच सकते हैं, बिंदास बेच सकते हैं, लेकिन ध्यान इतना ही रखना है, इनको जब बेचना है तो वो 2 और 200 के बीच में ही रखना है। ओके, 1% कंपनी एक्सेप्शन रहेगी, यानी 1% कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड ही होती है, उसी की एक बेटी है ये समझ लो, बट इसमें क्योंकि 1% है तो एक बंदा भी कंपनी बना सकता है, यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम ओनली 1% होते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि लिमिट द मेंबर्स, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। मैंने आपको बताया मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा 2 और मैक्सिमम 200। बस इसमें ध्यान रखना अपने को इस बात का कि जब मिनिमम मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे एक लॉ क्या बोलता है कि भाई ये जो 200 है ना, इसमें जो हमारे करंट एम्प्लॉइज हैं या एक्स एम्प्लॉइज हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारे करंट एम्प्लॉइज या एक्स एम्प्लॉइज जो हैं उसको काउंट नहीं करेंगे। अगर लोगों ने ज्वाइंटली शेयर लिए हैं, अगर लोगों ने कंपनी में ज्वाइंटली शेयर लिए हैं तो उन ज्वाइंट को 1 मानेंगे। थोड़ा समझा देता हूं मैं, आसानी समझ लीजिए। मान लीजिए एक कंपनी है यस राज लिमिटेड, उसमें टोटल अभी 300 मेंबर्स दिखा रहे हैं। यस राज एक कंपनी है, मैं नाम नहीं बताता हूं, उसमें 300 मेंबर्स है सपोज कीजिए। तो आपको प्राइमरली ये कौन सी कंपनी दिख रही है? क्या ये प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है? तो सर फेस ऑफ इट नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 300 मेंबर है, आपने कहा मैक्सिमम 200 मेंबर्स है। अब चलो इसको आसान करते हैं, अब इसको समझो, ये 300 में ना हमारे करंट एम्प्लॉय 50 हैं और एक्स एम्प्लॉइज 50 हैं जो हमारे कंपनी में मेंबर्स भी हैं। ठीक है, इनमें से ही 100 ऐसे शेयर होल्डर हैं जो ज्वाइंट होल्डर्स हैं, यानी 2-2 लोगों ने मिलकर एक शेयर खरीदा है। अब प्रैक्टिकली बताओ कि कितने मेंबर्स हुए? तो 300 में से पहले तो 50 निकाल देंगे क्योंकि ये हमारे एम्प्लॉइज हो गए, करंट और एक्स दोनों को निकाल देंगे तो अब टोटल हो गया 200। उसके बाद 200 करने के बाद देखोगे ज्वाइंट होल्डर्स आर काउंटेड एज 1, यानी 100 शेयर, 100 शेयर नहीं है, 100 लोगों ने मिलके 50 शेयर होल्ड किया, ज्वाइंट होल्डर्स है ना, तो यहाँ पे इसको 100 ना लेके हम क्या लेंगे, 50 लेंगे। अब माइनस करके देखिए तो कितना बचा हमारे पास, 150। अब प्रैक्टिकली मुझे बताइए ये कंपनी कौन सी कंपनी होगी? क्या ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? तो जवाब आएगा क्यों, क्या ये प्राइवेट लिमिटेड कही जा सकती है? हाँ जी कही जा सकती है, क्योंकि मैक्सिमम मेंबर्स में 200 से कम है, इस बात का ध्यान रखना हमको। तो किसी भी हालत में मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स का स्ट्रेंथ जो है उसको आपको चेक करना है, वो 200 एक्सीड नहीं करना चाहिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। कौन कौन इंक्लूडेड नहीं होंगे उस 200 के नंबर्स में? तो करंट एंड एक्स एम्प्लॉय जो अभी कंपनी मेंबर्स हैं, एंड ज्वाइंट होल्डर्स, अगर ज्वाइंटली अगर शेयर आपने होल्ड किया है तो हम 2 को 1 मानेंगे। आर यू ऑल क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, अब आगे का रिस्ट्रिक्शन हम देख लेते हैं, आ जाओ प्यार से समझ लेते हैं आगे क्या रिस्ट्रिक्शन देके रखी हुई है। तो पहला रिस्ट्रिक्शन तो आपने समझ लिया, क्या रिस्ट्रिक्शन था? तो सर मिनिमम मेंबर्स 2 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा 200, मिनिमम तो लॉ में लिखा ही हुआ है। अच्छा, ओपीसी इज एक्सेप्शन, ओपीसी अलग प्राइवेट कंपनी जहाँ पे एक भी चलेगी, मेंबर्स मिनिमम मैक्सिमम एक ही होते हैं। और सॉरी उसमें 200 में
कौन कौन काउंट नहीं हो गए वो भी आपने डिस्कस कर लिया, वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है बच्चों, प्रोवाइडेड, वो मैंने आपको जो डिस्कस करके दिया। थर्ड पॉइंट देखिए आप लोग, प्रोहिबिट करके रखा हुआ है। क्या प्रोहिबिट करके, अच्छा देखो अभी रेस्ट्रिक्शन की बात करी थी, अभी प्रोहिबिशन की बात कर रहे हैं। अच्छा प्रोहिबिशन का मतलब ये काम नहीं करना है, याद रहेगा। प्रोहिबिट, अब जैसे 440 वोल्ट का बोर्ड लगा हुआ है, उसका वहां पे रेस्ट्रिक्शन देंगे कि प्रोहिबिशन देंगे। अब आप ड्राइविंग करके जा रहे हो, हाईवे पे जो बोर्ड लिखा होता है कि आगे खाई है, तो क्या बोलोगे, नहीं नहीं रेस्ट्रिक्शन है, नहीं वो प्रोहिबिशन है, वो करना नहीं है। तो ये बोल रहा है कि कभी भी प्राइवेट कंपनियां पब्लिक इशू या पब्लिक को शेयर नहीं देंगी खरीदने के लिए। प्राइवेट कंपनियां, एक डायलॉग है, ना पब्लिक से लेना और ना पब्लिक को देना, इस बात को ध्यान रखना। हमारा पब्लिक से लेना देना का कोई रिश्ता नहीं होगा, ना हम पब्लिक को शेयर देंगे, ना ही हम उनसे शेयर्स के पैसे लेंगे, और ना ही हम उनको डिवेंचर देंगे लेंगे, ना लेना और ना देना। याद रखिएगा हमेशा इस बात को अच्छी तरीके से। नो पब्लिक डीलिंग, यस एवरीबॉडी। इनके नाम के साथ हमेशा प्राइवेट लिमिटेड का पूछ लगा होगा। यानी अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मैं चलो बात करता हूं, जगदीश फरसान प्राइवेट लिमिटेड, हमेशा लिखा रहेगा नाम के साथ इनका प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हमेशा लिखा रहेगा, बिकॉज दैट इज द प्रूफ दैट दे आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, और अब बच्चों ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट जो आया हमारा 2015, उसमें मिनिमम जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरीके का कैपिटल रिक्वायरमेंट अब नहीं है, आप जीरो पैसा से भी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप अपने हिसाब से बिजनेस में जितना पैसा लगाना लगाइए। स्टार्ट करने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार जरा फटाफट रिवाइज कर दो, सेक्शन कौन सा है, 2 सब सेक्शन 68। उसके बाद बता दो जल्दी, क्या ये इनमें मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 2, मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। क्या ये पब्लिक इशू कर सकते हैं, ना। क्या ये पब्लिक को पैसा दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ना पब्लिक से ले सकते। इनमें मैक्सिमम मेंबर 200 में क्या क्या लोग इंक्लूड नहीं होते, तो ज्वाइंट शेयर होल्डर्स आर काउंटेड एज वन, करंट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज जो कि कंपनी मेंबर है, उनको भी हमें काउंट नहीं करनी है। ठीक है जी, प्राइवेट लिमिटेड के नाम के साथ यानी पूछ के साथ हमें क्या लगानी है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड। ओके एवरीबॉडी, और कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हमको नहीं है। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। अब आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों, वो आएगा हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अभी ये जो कंपनी आप देख रहे होगे, विप्रो हो या टीसीएस हो या इंफोसिस हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज पे आप जाके बीएससी एनएससी पे देखोगे ना, वो सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं। यानी मैं क्यों ऐसा ना बोल रहा हूं, पहली बात पब्लिक लिमिटेड कंपनियां वो कंपनी होंगी जो प्राइवेट नहीं होंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा सर प्राइवेट पब्लिक बन सकता है, हाँ बन सकता है भाई, बहुत लिबरल और ट्रांसपेरेंट जमाना है, देयर आर प्रोसेस। तो पब्लिक कंपनियां वो जो प्राइवेट नहीं होंगी। अब सोच के देखो, जो जो रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी को थी ना, वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हटा दो। अब याद करो, वहां पे मिनिमम 2 मेंबर्स थे, यहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे। वह नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखते थे, या नाम के साथ सिर्फ लिमिटेड लिखेंगे। एक और बात, वहां पे मैक्सिमम मेंबर्स 200 थे, यहाँ पे कोई मैक्सिमम पे लिमिट नहीं है। आप 200 क्या 2000 2 लाख 2 करोड़ जितना मेंबर रखना रखिए, कोई लिमिट नहीं होती। वहां बोला था ना पब्लिक से लेना और ना पब्लिक को देना। अब याद करो, इनका तो नाम ही है पब्लिक कंपनी, ये पब्लिक से लेन देन जरूर करने वाली है। यस और नो गाइस? चलिए तो इसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो है उसको समझ लेते हैं हम लोग। आओ, अब देखो यहाँ लिखा क्या कि पब्लिक कंपनी पहला विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी और हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल। आपको बताइए कंपनी अमेंडमेंट एक्ट ने इसको हटा दिया है, मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट अब चला गया है, यहाँ पे कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट अब इनको भी नहीं लगेगी। पहले था ऐसा, अब हट गया। मैं पहले वाली बात नहीं उठा रहा हूँ जानबूझ के, आने से हम कंफ्यूजन करेंगे। ठीक है, आ जाइए एक और बात देखो, दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी विच इज a company which is subsidiary company of a company not being a private company shall be deemed to be a public। लैंग्वेज गंदा, मीनिंग बहुत इजी है भाई। पब्लिक का बेटा भी पब्लिक कंपनी होगा। आर यू क्लियर? या प्राइवेट कंपनी का सब्सिडरी अगर पब्लिक कंपनी है तो भी उसे क्या मानेंगे, पब्लिक लिमिटेड। आर यू ऑल क्लियर?
चलिए, मतलब कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसकी सब्सिडरी प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन लॉ के नजरों में उसे क्या मानेंगे? पब्लिक। कहावत है ना कि भाई बेटा किसका है वो तो देखो। चलिए नेक्स्ट बच्चों, इसमें क्या लिखा है कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है ना, उनकी सब्सिडी अगर पब्लिक हो तो भी उन्हें डीम टू बी पब्लिक लिमिटेड मानेंगे। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट में आपको बोला मैंने पेड अप कैपिटल वाले रिक्वायरमेंट को हटा दिया है। यहाँ पे मिनिमम मेंबर्स आपको पता है 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और डायरेक्टर्स की बात करते हैं, हाँ वहां भी देख लेते हैं, प्राइवेट लिमिटेड मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते थे, और यहाँ पे पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं। एक थोड़ा फंडा समझो, प्राइवेट में ना ऑड नंबर्स का कल्चर है, देखो 2, 200, 2 डायरेक्टर्स, और यहाँ देखिए 3, 7 अनलिमिटेड, तो थोड़ा यहाँ पे ऑड नंबर। पब्लिक ऐसे भी ऑड होती है ना, अब मैं पूछूंगा बड़ौदा में कितनी पब्लिक है, तुम बता नहीं सकते ना, ऑड नंबर होती है। प्राइवेट में तो 2 लोग, प्राइवेट वर्ड ही 2 के लिए होता है, आप जानते हो, आपसे अच्छा कौन जानता है इस बात को, ठीक है ना। आइए, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 2 होंगे प्राइवेट में, और मिनिमम यहाँ पे 3 होंगे, पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब शेयर, पब्लिक से लेन देन खुल्लम खुल्ला फ्रीली होगा, कोई लोड नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर वहां पे रिस्ट्रिक्टेड था, यहाँ पे फ्री है भाई, फ्री, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते आप, जबकि प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। दैट डिफरेंस विल ऑलवेज गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, राइट। स्पेशल प्रिविलेज किसको ज्यादा मिलेगा, जल्दी बता दो, प्राइवेट को मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट यानी वो सेक्टर जहां पे डायरेक्ट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, गवर्नमेंट चाहती है सेक्टर ग्रो करे, इससे इकोनॉमी कॉम्पिटेटिव होती है, जबकि पब्लिक में गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, सब्सिडी होता है, गाइडलाइंस होते हैं, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट एंड उन दोनों का डिफरेंस भी आपने कर लिया। अब बात आती है, एक बार जरा वापस में एक साथ पब्लिक का और प्राइवेट का डिफरेंस देख लो जल्दी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको याद होगा जिसके नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी लिखते थे हम लोग, पब्लिक में सिर्फ लिमिटेड कंपनी लिखते हैं हम लोग। उसके बाद बच्चों प्राइवेट लिमिटेड मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर, पब्लिक कंपनी मिनिमम 3, मैक्सिमम मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। डायरेक्टर्स की बात कर ले तो प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, मैक्सिमम एक लिमिट होता है 15 का, बट आप अभी मत पढ़ो, मिनिमम 2 पढ़ लो। और यहाँ पे मिनिमम 3 होते हैं पब्लिक लिमिटेड में। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड होता है आर्टिकल्स के थ्रू प्राइवेट लिमिटेड में, लेकिन पब्लिक में वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। स्पेशल प्रिविलेज लाइक कंप्लायंसेस का लेस बर्डन वो किसको रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड को, पब्लिक को नहीं रहेगा। उसके बाद जो बात हुई थी पब्लिक सब्सक्रिप्शन या पब्लिक से लेन देन की, वो खुल्लम खुल्ला रहेगा पब्लिक में, और रेस्ट्रिक्शंस के साथ या सॉरी प्रोहिबिशन के साथ नहीं रहेगा किसमें, प्राइवेट में। ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इसी का भाई बहन है जो है आपका क्या बोलते हैं तुम्हारा ओपीसी। अब ओपीसी क्या होता है देख लो, 1% कंपनी। पहली बात ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, समझो कि प्राइवेट लिमिटेड का एक नया वर्जन है। फर्क यही है कि यहाँ पे एक बंदा भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, ठीक है। ये न्यू कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 में पहली बार आया, पहले ये नहीं था। इसका सेक्शन का नाम है 2 सबसेक्शन 62। यस और नो, जी हाँ, ये बोलता है ऐसा कंपनी जिसमें एक ही बंदा सोल मेंबर रहेगा, मेमोरेंडम में साफ साफ लिखा रहेगा कि भाई इसकी he'll be called as the name of the sole owner of the company, and एक बंदा को नॉमिनी बनाएगा, जिससे कि परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी नेवर डाई। तो आप सोचो अगर एक ही बंदा है, उसने अगर नॉमिनी अपॉइंट करके नहीं रखा तो कल वो मर गया तो कंपनी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, एक नॉमिनी उसको अपॉइंट करने का मौका देते हैं, जिससे कि वो परपेचुअल सक्सेशन वाला पॉइंट हमेशा चलता ही रहेगा। बाकी इसको लिमिटेड लाइबिलिटी का एक ऑप्शन मिल जाएगा बच्चों, उसके डेथ के बाद वो नॉमिनी सोल मेंबर बन जाएगा और एक नया वापिस से ओपीसी सॉरी वापिस एक नया नॉमिनी अपॉइंट कर लेगा, राइट। कुछ बातें हमेशा ध्यान रखिएगा, टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ओपीसी आपको एक नेचुरल पर्सन जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही यहाँ पे क्या बन सकता है, सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी। याद रहेगा आप लोग को, रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि पिछले साल आप 182 डेज इंडिया में रहे हैं। पिछले साल अगर आप 182 डेज इंडिया में रहे हैं
तो हम क्या मानेंगे, आप रेसिडेंट हो। ठीक है जी। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। एक बंदा कितना ओपीसी बना सकता है, एक बना सकता है। कोई माइनर ओपीसी का मेंबर ना बन सकता है, ना ही वो बना सकता है। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों, ये कंपनियां, सच कंपनी जो होती हैं वो कैन नॉट, ये इनको कभी भी हम कन्वर्ट करके सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी मैंने हिंट दिया था आपको, नॉन प्रॉफिट कंपनी, ये सेक्शन 8 कंपनियां कभी नहीं बन सकती। क्योंकि क्या होता है बच्चों कि सेक्शन 8 कंपनियां जो होती हैं वो चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करती हैं, उनमें कभी भी इनको कन्वर्ट या बनाया नहीं जा सकता, ना इनको चैरिटेबल कंपनियां बना सकते और ना ही एनबीएफसी बना सकते हैं। एनबीएफसी क्या होता है जी, एनबीएफसी क्या होता है, तो एनबीएफसी जो होता है बच्चों वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज टाइप की होती हैं जो बैंक टाइप का काम करती हैं। इसके अलावा बच्चों देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सच कंपनी कैन नॉट डू एनबीएफसी वाला बिजनेस, बैंकिंग टाइप का बिजनेस। नो सच कंपनी cannot be voluntarily into any other kind of company। कोई देखो 2 साल तक, जब तक ओपीसी बना आपने 2 साल तक आपको ओपीसी के रूप में उसको चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चाहो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आपका पेड अप कैपिटल या उसका आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाए बिफोर दैट 2 इयर्स, 50 लाख या 2 करोड़ से ज्यादा अगर आपका कैपिटल या टर्नओवर एक्सीड कर जाए, यानी बच्चा बड़ा हो गया, या तो 2 साल के बाद आप कन्वर्ट होकर पब्लिक प्राइवेट बनो, या तो इसी के पहले आपका लिमिट बढ़ गया तो आप जाके प्राइवेट पब्लिक बन सकते हो। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों। ओपीसी 2-3 बात फटाफट बता दीजिए। ओपीसी सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, उसके बाद सर क्या है, प्राइवेट है कि पब्लिक होती है, ऑलवेज प्राइवेट। इनके नाम के साथ क्या लिखा जाता है, तो मान लो XYZ OPC प्राइवेट लिमिटेड, XYZ याद रखिएगा, XYZ OPC प्राइवेट लिमिटेड नाम के साथ लिखा जाता है। इससे आप पता कर सकते हो कि प्राइमरली ये भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मिनिमम मैक्सिमम एक ही मेंबर होते हैं। मेंबर बनने के लिए आपको एक नॉमिनी अपॉइंट भी करना पड़ता है। नॉमिनी क्यों करते हैं, मेंबर को कुछ हो गया तो नॉमिनी उसका क्या बन जाएगा, वापिस से सोल मेंबर बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना हमने। आगे बच्चों एक बात और ध्यान रखो, मेंबर बनने के लिए 3 कंडीशन है, उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया और नेचुरल पर्सन होना पड़ेगा। रेसिडेंट होने के लिए उसको पिछले कैलेंडर ईयर में 182 डेज कम से कम भारत में रहना पड़ेगा। ये कंपनियां कभी भी एनबीएफसी या सेक्शन 8 कंपनियां नहीं बन सकती, ये कंपनियां कभी भी नहीं। और अगर इनको कन्वर्ट करना आपको प्राइवेट पब्लिक में तो 2 साल का इंतजार कीजिए, या तो आपका टर्नओवर या आपकी कैपिटल एक्सीड कर जाए, या तो टर्नओवर तो 2 करोड़ या कैपिटल तो 50 लाख के ऊपर, तो आप वॉलंटरी अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं। ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट। जी हाँ, अब देख लीजिए आप यहाँ पे, मैं आपको सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बता दूं। जी हाँ, आइए सेक्शन 8 कंपनी के बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूं बच्चों, क्या होता है सेक्शन 8 कंपनी बच्चों। अब स्पेशल टाइप की कंपनी हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी या नॉन प्रॉफिट कंपनी या चैरिटेबल कंपनी, कुछ भी बोलो एक ही बात है। ये कंपनी की 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको याद रखना है। पहला कि 2 कंडीशन के साथ इनको लाइसेंस दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी इनको जब रजिस्टर करते हैं तो इनको लाइसेंस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए इनको लाइसेंस कंपनी भी कहते हैं। लाइसेंस में 2 बातें साफ साफ लिखी होती है। पहली बात, ये कंपनियां कभी भी डिविडेंड नहीं बांटेंगी, चाहे कितनी भी प्रॉफिट कर ले, इनको डिविडेंड बांटना अलाउड नहीं है। इसके अलावा ये कंपनियां कभी भी अपने ऑब्जेक्ट के विपरीत या ऑब्जेक्ट के अलावा और कोई काम नहीं करेंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी मैं पतंजलि की अगर बात करता हूं तो पतंजलि जो आयुर्वेदा, नेचुरल, मेड इन इंडिया, ये जितनी भी चीजें काम करती है, आप देखो सारा चीज उनका रिलेटेड वही होता रहता है। चाहे वो बाबा जी कैंपेन करते हैं योगा रिलेटेड, या जितनी भी ऐसी चीजें, वो सारी चीजें एक साथ कंबाइन करके ही की जाती है। ये लोग हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। ये कंपनियां जो होती हैं बच्चों प्राइमरली पब्लिक लिमिटेड टाइप की होती है, बट इनको पब्लिक इशू करना अलाउड नहीं होता। ये दे डोंट वांट टू मेक अ पब्लिक इशू। इनके नाम के साथ लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। ये आसानी से डायरेक्टली अपना नाम लिख सकती हैं, एज लेट्स से पतंजलि या बीइंग ह्यूमन या रिलायंस फाउंडेशन, कुछ भी।
इनका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होता है, वही ऑब्जेक्ट के साथ ये लोग कंपनियां काम करती है। आइए डिटेल में इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। लेट्स डू दैट। देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा और डिटेल में आप थोड़ा पढ़ लिया जाए। इसे क्या लिखा हुआ भाई, सेक्शन 8 कंपनियां नाम ही है सेक्शन, इसका आपको पता ही चल गया होगा। चैरिटेबल पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है इनको, एक तरीके का नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के रूप में। इनका ऑब्जेक्ट टू प्रमोट द कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स या उसके रिलेटेड जितना भी रिसर्च सोशल वर्क है वो सारा काम करने का काम करती है। ये जितना भी मुनाफा होता है सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने में इस्तेमाल करती है, और ये कभी भी डिविडेंड नहीं बांटती। प्रोहिबिट टू डिक्लेयर डिविडेंड, याद रहेगा आप लोग को। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको लाइसेंस करके देता है, लाइसेंस कंडीशन साफ साफ लिख देता है। इनको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। ये कंपनियां जो होती हैं बच्चों, ये रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 होती हैं। इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस दी जाती हैं जो गवर्नमेंट, क्योंकि ये काम सोशल वर्क का कर रही है तो इनको एडवांटेज भी मिलना चाहिए। देखो, नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म किसी और कंपनी या प्रोप्राइटर किसी और कंपनी फर्म में मेंबर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे बच्चों पार्टनरशिप फर्म को भी मेंबरशिप दे दी गई है। यानी जो पार्टनर्स होते हैं या पार्टनरशिप फर्म होता है, जो बिजनेस फर्म है पार्टनरशिप का, वो भी यहाँ पे मेंबर बनने की काबिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली पार्टनरशिप किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस में मेंबर नहीं बन सकती, बट यहाँ वो मेंबर बन सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अ कंपनी रजिस्टर्ड इन सेक्शन 8 शैल कभी भी अपना ना किसी भी तरीके से अपने, अगर एमओए एओए में अपना ऑब्जेक्ट या कुछ भी बदलाव करना चाहती है तो उनको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। बाकी कंपनी अपनी मर्जी से उस बदलाव को कर सकती हैं कुछ शेयर होल्डर्स के अप्रूवल्स के साथ। ये कंपनियां जो होती हैं सेक्शन 8 वाली कंपनियां, कभी भी ये कन्वर्ट अगर होना चाहे तो वो हो सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रिस्क्राइब कंडीशंस के साथ। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर कर सकती है, इनके लाइसेंस वगैरह रिवोक कर सकती है। सोचो क्यों रिवोक करेगी, जिस पर्पस के लिए इनको बनाया गया था अगर वो पर्पस ये पूरा नहीं कर पा रहे तो इनको फिर रख के कोई मतलब नहीं है। रजिस्टर अपने नाम से इनका नाम हटा सकता है। लाइसेंस अगर रिवोक हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकता है कि भाई अगर ये कंडीशन वापस सेटिस्फाई वगैरह कर रही है तो इनको लाइसेंस वापस मिल सकता है। यानी रिवोक भी हो सकती है तो वापस मिल भी सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार रिवोक हो गया तो आपका परमानेंटली लाइसेंस छिन गया, ऐसा नहीं है। इसको बाद में दिया भी जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। बड़े एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, वो कंपनियों का देखिए आप। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट कंपनी इज कॉल्ड एज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस कंपनी इज कॉल्ड एज स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होता है, नाम से पता चल गया। ये एमएसएमई कैटेगरी वाली कंपनी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। आजकल तो अमेंडमेंट भी आ गया ना, नया अमेंडमेंट आपको पढ़ाया जाएगा जब बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें विल लेट यू नो व्हाट इज द अमेंडमेंट जो हमारे नए सीता मैया ने चेंज करके दे दिया है ना। ठीक है, वो चेंजेस हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, बताएंगे। अब पहले सर्विस सेक्टर और गुड्स के हिसाब से डेफिनेशन अलग अलग होती थी, अब उन दोनों कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, लेट्स गो नाउ। स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट जो आया वो प्राइवेट कंपनीज को ही प्रमोट करने के लिए लाया गया। ये वो कंपनियां होती है जिनका पेड अप कैपिटल के आधार पे इनको जज किया जाता है। जैसे देखो ध्यान से बच्चों, नीचे क्या लिखा है, स्मॉल कंपनी सेक्शन है 2 सबसेक्शन 85। यहाँ बोला मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी रिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कुछ भी हो उसे हम स्मॉल तो नहीं कह सकते। पेड अप कैपिटल जिनका डज नॉट एक्सीड 50 लाख, लेकिन सॉरी डज नॉट एक्सीड बच्चों 50 लाख। अब उसको अमेंड करके कितना कर दिया गया माय डियर फ्रेंड, उसको बढ़ा करके कर दिया गया 5 करोड़। ठीक है, और नीचे देखिए टर्नओवर जो पहले 2 करोड़ था उसको अब बढ़ा करके बच्चों 20 करोड़ तक कर दिया गया। यानी अगर मैं ऐसा कहता हूँ जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख ओल्ड, या उसके बाद अभी कितना हो गया भैया, तभी 5 करोड़ न्यू, और टर्नओवर पहले 2 करोड़ था अब 20 करोड़ न्यू। अगर इसको एक्सीड नहीं करता और आप पब्लिक कंपनी नहीं हो तो हम आपको स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं। एक होल्डिंग सब्सिडी कंपनी जिन कंपनीज की हो, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उन्हें कभी भी स्मॉल नहीं कहेंगे, ना ही एक सेक्शन 8 कंपनी को स्मॉल कभी नहीं कहेंगे। कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसे
स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है। जैसे एग्जांपल LIC की ले लीजिए, SBI का एग्जांपल ले लीजिए, आपकी इंस्टीट्यूट जो ICSI है, इनको अपना एक एक्ट के द्वारा चलाया जाता है। इन कंपनी का कुछ भी कैपिटल हो, इनको हम कभी स्मॉल नहीं मानेंगे। ये कंपनियां लाइक प्राइवेट कंपनीज बहुत सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करती हैं टैक्सेशन के मामलों में और कंप्लायंस के मामलों में। राइट बच्चों, ये आपने देख लिया। के बाद चलिए नेक्स्ट कंपनी आती है, उसका नाम है बच्चों गवर्नमेंट कंपनी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन लग जाएगा 2, सब सेक्शन लग जाएगा 45। सब सेक्शन का मतलब होता है सेक्शन के बाद वाला जो क्लॉज बोलते हैं उसको। गवर्नमेंट कंपनी बहुत सिंपल है, ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 51% या उससे ज्यादा का होल्डिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। गवर्नमेंट का मतलब हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलके होल्ड करे। सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि आपको पता है सब्सिडरी होने के लिए भी आपके पास 50% से ज्यादा स्टेक होना जरूरी है बच्चों। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने किसी मेंबर्स के द्वारा उसको होल्ड करती है। एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह जो बनाया जाता है, जो कंप्लायंस की जाती है, वो सब भी उसी तरीके से देखी जाती है एज पर द लॉज। और इसमें ना जैसे बाकी केस में क्या होता है बच्चों कि आपको करना क्या होता है, आपको रिटर्न्स, आपके फाइलिंग वाइलिंग वो सब देने पड़ते हैं ROC में। यहाँ पे बच्चों ऐसा नहीं करना पड़ता। आपको रिटर्न फाइलिंग वो सब कहाँ देनी पड़ती है, आपको वो सब देनी पड़ती है आपको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। यानी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो सारी चीजें दी जाती हैं बच्चों। यानी आपको अलग से कहीं फाइलिंग वाइलिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आप कहाँ फाइल करते हो, तो सेंट्रल बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में ही की जाती है। इनकी रिपोर्टिंग वहीं होती है। इनका ऑडिट कौन करता है, इनके अकाउंट्स ऑडिट का देखभाल करता है CAG। ये नाम भूलिएगा मत। गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट का ऑडिट या उनके अकाउंट देखने का काम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करती है। चाहे BCCI हो या आपका MS यूनिवर्सिटी हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट हो, सबके अकाउंट्स ऑडिट करने का काम हमारे इंडिया में CAG करती है बच्चों। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर भी कंपनियां बना सकती है, दोनों मिलकर कन्वर्ट होकर कंपनियां बना सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट उस कंपनी का मेंबर है तो ना केवल पार्लियामेंट में, स्टेट की जो असेंबली होती है वहां भी एक कॉपी आपके अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न का दिया जाएगा। एनुअल रिटर्न क्या होता है, साल भर का एक समरी जिसमें कैपिटल, लायबिलिटी, लोन, डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स का डिटेल समराइज कॉपी में दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मेंबर है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट अगर मेंबर है तो ना केवल, देखो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है तो पार्लियामेंट में भेजने की जरूरत नहीं है, स्टेट असेंबली भेज देना। लेकिन अगर मेंबर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मिलकर बनाई हुई है, तो दोनों जगह आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो गया अपना गवर्नमेंट कंपनी। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारी है, ध्यान से देखिए। बड़े बड़े जाइंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, इनको PSU भी कहा जाता है प्यार से। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट कंपनी जिसका नाम है फॉरेन कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बिकॉज आज के डेट में FDI जो सुनते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 242 लग जाएगा। ये वो कंपनियां होती हैं जिनका जन्म इंडिया के बाहर होता है लेकिन उनका बिजनेस कर्म, देखो, हैविंग जन्म आउटसाइड इंडिया बट हैविंग कर्म इन इंडिया। कैन यू सी दैट? यस, business in India whether itself or through a branch or agent, physical located हो या electronically, यानी Amazon। yes, Amazon जो है फिजिकल लोकेटेड नहीं है, Google यहाँ पे फिजिकल लोकेटेड नहीं है, बट फिर भी इनके ऑफिस यहाँ पे हैं। ये बिजनेस कंडक्ट करती हैं अपना एक्टिविटी इन इंडिया और एनी अदर मैनर। याद रखिएगा, जन्म कहीं और, कर्म कहीं और। ठीक है, ये कंपनियां 50%, देखो, who were not less than 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, वेदर एंटिटी और प्रेफरेंस शेयर, कोई भी शेयर हो, दो टाइप के शेयर होते हैं कंपनी में, इक्विटी या प्रेफरेंस, चाहे पार्टली पार्टली जो भी हो, वो बच्चों is held by one or more of the citizen of India और any one or more of the company or body corporate India, तो उसको यहाँ पे सेपरेटली रजिस्टर करवाना पड़ेगा और वहां पे ये सेक्शन लग जाएगा, देखो नीचे, और उनको कंप्लायंस इंडिया में ही माना जाएगा। उसको यहाँ पे ही सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज ओनली ए फॉरेन कंपनी विल बी ट्रीटेड एज एन एंटिटी, नॉट एज अ कंसर्न कंपनी। तो 51% ज्यादा अगर इंडियन बंदा होल्ड करता है तो ही उसको यहाँ पे सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ेगा, वरना वो अपना वहाँ का रजिस्ट्रेशन डिटेल अगर अपने ROC को दे दे
तो भी अपना बिजनेस को कैरी ऑन कर सकती है एंड देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। नेक्स्ट कम्स द होल्डिंग कंपनी बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में मोर देन 50% अगर होल्ड कर ले तो ये कंपनी हो जाएगी पेरेंट या होल्डिंग कंपनी, और ये कंपनी हो जाएगी सिस्टर या सब्सिडरी कंपनी। इसमें और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर X का Y सब्सिडरी है और Y का Z सब्सिडरी है तो Z और Y दोनों किसके सब्सिडरी हो गए? X के। X पेरेंट कंपनी हो गया P1, ये P2, तो P1 P2 दोनों होल्डिंग कंपनी है किसके लिए? Z के लिए। लेकिन Y के लिए सिर्फ एक ही पेरेंट कंपनी है, दैट इज P1। P1 के लिए दो दो बच्चे हैं, एक P1 P2 और Z लिमिटेड। आर यू ऑल क्लियर? तो ध्यान से रखिए, मोर देन हाफ आपको शेयर होल्ड करने पड़ेंगे टू बिकम द होल्डिंग। याद रहेगा आप लोगों को बच्चों, यहाँ पे शेयर या वोटिंग राइट या कंट्रोल कुछ भी आप अक्वायर कर लीजिए तो भी आपको हम क्या कहेंगे? उस कंपनी का पेरेंट या होल्डिंग कंपनी। फिर आता है बच्चों यस सब्सिडरी कंपनी। मैंने आपको जो बताया था, जो अगर पेरेंट कंपनी के नीचे जितनी भी कंपनी आएंगी वो सब उसकी सब्सिडरी कही जाएगी बच्चों। सेक्शन लग जाता 2 सबसेक्शन 87, ऊपर आपने देखा था सेक्शन लग गया था 2 सबसेक्शन 46। आपको इन सेक्शन को बड़े प्यार से एक जगह लिख के याद करना है। याद करने का फंडा मैं आपको बता दूंगा, नॉट टू वरी अबाउट दैट। देखो, होल्डिंग कंपनी के नीचे जितनी भी कंपनी आएंगी वो सब्सिडरी होंगी। कम से कम हाफ से ज़्यादा कैपिटल उस होल्डिंग कंपनी को अपने पास रखना पड़ेगा अपनी सब्सिडरीज का, तो ही हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडी की सब्सिडी भी होल्डिंग की सब्सिडी ही कही जाएंगी, उसको चेन होल्डिंग या चेन सब्सिडरीज भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट कम्स एज द कॉन्सेप्ट ऑफ, वी टॉक अबाउट अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। ये थोड़ा अलग नया टाइप की कंपनी है बच्चों। नया मतलब है तो कॉन्सेप्ट पुराना, बट आपको अलग दिखेगा। ये जो होती है कंपनी बच्चों, आप लोग जो देखते हो प्रोडक्शन या डायरेक्टली प्लांटेशन बिजनेस में काम कर, इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है हमारे इकोनॉमी का, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, फिशिकल्चर हो या एग्रीकल्चर या प्लांटेशन हो, एनिमल हस्बेंड्री हो या फ्लोरी कल्चर हो, फिशिंग हो, ये सारे में रिलेट करते हैं लोग। चाहे हनी बनाना हो या आटा बनाना हो, ये सारे काम में लगते हैं। ये फार्मर्स को मदद करते हैं क्योंकि फार्मर्स तक डायरेक्टली पैसा मिल पाता है, उनको बिचौलियों से थोड़ा रखवाली हो जाती है। यहाँ देखो जरा, अजीबोगरीब नाम लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। कंपनीज एक्ट के दो दो सेक्शन बताए हुए हैं। कंपनीज एक्ट 2016 2013 में इसका सेक्शन का नाम है 465 सब सेक्शन 1। देख रहे हैं आप लोग को, क्योंकि इसके लिए अलग से एक्ट नहीं बना अभी, ये ओल्ड एक्ट कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू ही चल रहा है। जब नया बन जाएगा इसको नया घर दे देंगे। इसको पार्ट 9 ए कंपनीज भी हम कहते हैं बच्चों, ओल्ड कंपनीज एक्ट के हिसाब से। इसका मेन काम, इसका ऑब्जेक्ट जो लिखा रहता है सेक्शन नंबर 581A में, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसी ऑब्जेक्ट को ये फॉलो करती है, उसके अलावा और कुछ काम नहीं करती है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया फार्मर्स की मदद के लिए बनाई गई हैं कंपनियां। ये कंपनियां में मेंबर बन सकते हैं, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म्स वगैरह कोई भी इसमें मेंबर बन सकती हैं। ये कंपनियां फार्मर्स को मदद करने के लिए बनाई जाती हैं। ओके बच्चों, इन कंपनी के नाम के साथ आपको लिखना पड़ेगा प्रोड्यूसर लिमिटेड। याद रहेगा आपको, प्रोड्यूसर लिमिटेड, यानी नाम में लिमिटेड लिखेंगे लेकिन ये प्राइमरली होंगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि ये कुछ निजी लोगों को ही फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं। आर यू ऑल क्लियर गाइस? ठीक है, अब तो एक मैंने आप लास्ट में होमवर्क भी दिया था, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, सब आपने पढ़ा होगा। आपको याद होगा कि कोई पॉइंट्स में आपको रफली थोड़ा समझा देता हूँ। लीगल पर्सन मानते हैं कंपनी को, जबकि पार्टनरशिप को लीगल पर्सन नहीं मानते। पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए, पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी जो होती है वो उनकी इंडिविजुअल पार्टनर्स की होती है, जबकि कंपनी में प्रॉपर्टी कंपनी की खुद की होती है। पार्टनरशिप फर्म में जो क्रेडिटर्स होते हैं वो इंडिविजुअल पार्टनर्स को केस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी को ही सू करना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट ही केस लाना पड़ेगा। हर पार्टनर कंपनी में एक दूसरे का एजेंट होता है, जबकि शेयर होल्डर या डायरेक्टर कोई एजेंट नहीं होते कंपनी के। इस बात का ध्यान रखना हमने। अ पार्टनर कैन नॉट कंडक्ट हिज फर्म, सॉरी, अ पार्टनर कैन नॉट कंडक्ट विथ हिज फर्म वेयर हैज द मेंबर, मतलब क्या पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं फर्म के साथ? नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी में मेंबर्स अपने
फर्म के अपने कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता पार्टनरशिप का, जबकि यहाँ पे शेयर फ्रीली, अगर पब्लिक है तो फ्रीली होगा, प्राइवेट है तो रिस्ट्रिक्टेड होगा, लेकिन ट्रांसफर हो सकता है और बहुत ही आसानी से मित्रों हो सकता है। पार्टनर्स की अथॉरिटी जो होती है वो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। यहाँ पे आर्टिकल्स और शेयर होल्डर्स के अप्रूवल्स के आधार पे ये चीज़ें जज की जाती हैं। यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यहाँ पे लिमिटेड होती है मेंबर्स की लाइबिलिटी। कंपनी जो होती है उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, इनका परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीड कर सकते हैं। अगले पब्लिक लिमिटेड आप बनाते हो तो कितने मेंबर्स भी इसमें आसानी से शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, ठीक है। आइए, जबकि जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं बच्चों वो लिमिटेड होते हैं। आपको पता होगा पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, जबकि प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बहुत ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस भी आपने देख लिया। आज ध्यान से आपको इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है चीजों को। टाइप्स ऑफ कंपनी जो है वो अच्छे से आप पढ़ेंगे, उनमें रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, विल गेट बैक टू मी अबाउट द टॉपिक एंड आई विल बी आंसरिंग। थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, आसान होगा। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइमरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। याद रख लेना, नाम में क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, डायरेक्टर्स वाला पॉइंट याद रखना, कितने लोग होते हैं, ऑड किसका होता है, इवन किसका होता है, सेक्शन याद करना है सभी के एक साथ जॉट डाउन करके। गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट की होल्डिंग कितनी होती है, मोर देन 51%। होल्डिंग कंपनी में कितना परसेंट सब्सिडी का होता है, सब्सिडरी के सब्सिडरी होल्डिंग का क्या होगा। चैरिटेबल कंपनी का सेक्शन नंबर 8 है, या वो 2 कंडीशन क्या है जिसपे रजिस्टर हुए थे। ओपीसी का वो मेंबर बनने वाला कंडीशन क्या है। स्मॉल कंपनी को किस क्राइटेरिया में देखा जाता है, वो लिमिट याद होगा आपको, 50 लाख से 5 करोड़ और 2 करोड़ से 20 करोड़ वाला पॉइंट। ये सारी बातें आपको रिवाइज करनी है, अच्छे से पढ़ना है, अपने हाथ से नोट्स बनानी है, उसे याद करना। लैंग्वेज अपना रखिए बच्चों, क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम एमसीक्यू होने वाला है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग इट। तो पॉइंट्स बना के लिखिए, इजी करके लिखिए, सबको अच्छे से पढ़िए, एंड आई एम श्योर आप इसको करोगे तो टॉपिक खत्म हो जाएगा, एंड देन विल गेट बैक टू यू इन दिस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मस्त रहिए, शब्बा खैर, हैव अ फैंटास्टिक टाइम।